नमस्कार। तो देखिए आज है देखते हैं हम यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी सेक्शन का, उसके सॉल्यूशन और उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, टोटल बिल्कुल ही डिटेल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हमारा पॉलिटी में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे ओवरऑल। ठीक है, तो ओवरऑल 16 क्वेश्चन में से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज यू मीन बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया गया था उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इन चारों में से आपको आंसर ढूंढना था और इन चारों में से आपका आंसर कौन होगा आप लोग अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मतलब देखिए जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, हमारा सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि हाँ सिर्फ हम लॉ के अनुसार, जो लॉ है उसी के अनुसार हम उसको फॉलो करेंगे, बल्कि ये भी कहता है कि अगर किसी पर्सन को पर्सनल लिबर्टी दे सकते हैं हम उसको, लाइफ और लाइफ विद डिग्निटी ये प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहता है कि उसके साथ जो जस्टिस हो वो फेयर हो, जस्टिस जो न्याय हो वो फेयर हो, और उसके साथ कभी आर्बिट्रेरी नहीं हो। ठीक है, भेदभाव या कोई ऐसा कह सकते हो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में जो लॉ है वो कह सकते हैं फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। ठीक है, यानी इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह है। ठीक है, तो एक मिनट, इसको मैं ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से आप देखिए यहाँ पर से क्या कहता है। हाँ, तो देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो कह रहा है कि प्रिजन यानी जो जेल है वो आपका क्या है, कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है हमारे भारत में, और क्या कहता है इसका जो रूल और रेगुलेशन है वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो आपका प्रिजन के लिए। ठीक है, यानी बेसिकली कह रहा है जो आपका प्रिजन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है कि प्रिजन जो है वो क्या है, प्रिजन जो है आपका जो जेल का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो प्रिजन एक्ट 1894 के अंदर आता है। ठीक है, जो कब रखा गया था, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के टाइम पे रखा गया था 1894 के पास। ठीक है, अब इसमें से आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। बेसिकली ये असेसर रीजन वाला टॉपिक है, तो उसमें आप देख लीजिए। तो देखो आपको पहले क्या, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट उसका एक्सप्लेनेशन गलत की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा में क्या कह रहा है, एक्सप्लेसमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड सही है, बट स्टेटमेंट सेकंड है जो एक्सप्रेशन को फुलफिल नहीं करता है। तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्ट है। कैसे करेक्ट है सर, तो आपको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शेड्यूल है जिसमें हमारा कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट को डिवाइड किया गया है, जिसमें 7th शेड्यूल में हमारा जो आता है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो प्रिजन है या किसी पर्सन को डिटेन यानी गिरफ्तार करते हैं वो किस में आता है, हमारे स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है हमारा। ठीक है, तो वो गिरफ्तार करने के लिए है, तो वो किस में हमारा आ जाएगा, फर्स्ट लिस्ट स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट लिस्ट में आता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि वो रूल एंड रेगुलेशन को प्रोवाइड किया जाता है लेकिन डे टू डे में नहीं कह सकते हैं, वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन जो कहता है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसका मेन पर्पस क्या है, बेसिकली जो मेन पर्पस जिसको चीफ पर्पस कहते हैं वो क्या है। तो आपका ऑप्शन कहता है इट सिक्योर द सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी। दूसरा कहता है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग नेसेसरी लॉ। तीसरा कहता है इन एनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस ऑफ अ गवर्नमेंट। और
चौथा कहता है डिफाइंड द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आपके पास चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। इट डिफाइंड लिमिट एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये डिफाइन करता है और लिमिट बताता है सरकार की क्या कह सकते हैं शक्तियों का। ठीक है, कैसे? तो देखो हमारा जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा बेसिकली क्या है कि किसी भी राइट हमारा प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट के थ्रू हमारा फ्रीडम ऑफ राइट्स, स्पीच और इंडिविजुअल राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है। लेकिन साथ साथ हमारा क्या कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और उसको राइट प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है कि वो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सरकार की शक्तियों को तो डिफाइन करता ही है और सरकार की शक्तियों को लिमिट भी करता है कि आपकी इतनी शक्तियां हैं। यानी इसका जो पॉजिटिव डेफिनेशन निकलेगा वो क्या होगा? किसी भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कि उसके साथ कभी कोई अन्याय ना हो। ठीक है, चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, पॉलिटी का। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन। हमारा क्या कहता है? कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वाइडली बिलीव्ड टू बी एनेक्ट ओवरऑल द जस्टिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, देखो तो हमारा जो कह सकते हो जुडिशल इंटरप्रिटेशन हुआ था फंडामेंटल राइट्स में, वो सबसे पहला ही हमारा क्या हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट में हुआ था। ठीक है, क्या कहते हैं? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में ही हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में हुआ क्या था? देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में हमारा जमींदारी जो सिस्टम चली आई थी, उसका जो मोनोपोली चल रहा था कि एकीकरण अधिकार जो चल रहा था उसको हटाया गया था। ठीक है, यानी जो कह सकते हो कि स्टेट मोनोपोली चल रही थी ट्रेड के लिए कि कहीं भी सरकार को अगर कोई ज़मीन फैक्ट्री के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए खोलना हो तो सरकार क्या कर सकती है? ज़मीन आपका एक बेसिकली लैंग्वेज में कर लीजिए तो कब्जा कर सकती है या एक्वायर कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। ठीक है, उस समय क्या हुआ था? इस चीज़ को अमेंड कर दिया गया था मोनोपोली को कि नहीं, स्टेट मोनोपोली नहीं रहेगा, सरकार ऐसे ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं अति कर सकती है। ठीक है, अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो हो जाएगा आंसर वो आपका सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ था। ठीक है, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुआ था उस समय 1951 में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द वर्क ऑफ बॉडी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है, इसमें से बताना होगा आपको कौन सा जो बॉडी है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इनमें से। तो इसमें से देखिए कौन सा हो जाएगा आपका? कह रहा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पहला है। दूसरा कह रहा है आपका क्या? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात कर रहा है। तीसरा आपका कह रहा है नेशनल लॉ कमीशन के बारे में। फोर्थ ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, इसका कह रहा है नेशनल कमीशन फॉर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये याद रखिएगा, ये जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। याद रखिए 2018 में ये बनाया गया था सरकार की तरफ से एक्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन को तो आप बखूबी आप लोगों को पता होगा, ईजी होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल लॉ कमीशन हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन रेडियल जो कमीशन है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद देखिएगा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, याद देखिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन इस तरीके से? हमारा ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी ए नहीं हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली वन। कौन सा सही है हमारा? ओनली वन सही है, केवल यही है जो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन जो हमारा कहता है, देखिए हमारे प्रेसिडेंट के बारे में कहता है। प्रेसिडेंट के बारे में बेसिकली ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड बाय वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑल द एक्ट डन बाय द परफॉर्मेंस बिफोर द डेट ऑफ द डिसीजन इनवैलिड। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्शन होती है हमारा प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको क्या करती जाती है? उसको अवैध मान लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जब तक कि उसका रिजल्ट आया ही नहीं हो, डेट ऑफ डिसीजन के पहले की बात कर रहा है यहाँ ये
आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, डेट ऑफ डिसीजन के पहले ये इनवैलिड मान रहा है कोर्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कहता है इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सम लेगिस। अब कह रहा है कि किसी भी कारणवश क्या होगा, और राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको डेट आगे बढ़ा दी जाएगी, तो क्या उसके अनुसार क्या होगा कि असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, लेजिस्लेशन असेंबली, या नहीं होगी, ये बात कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि अगर जो कोई बिल है वो प्रेजेंटेड किया जाता है राष्ट्रपति के पास, और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रिस्क्राइब कराता है लिमिट को कि विच ईयर्स डे अपनी वो एसेंट मतलब अपना अप्रूव देंगे कि नहीं देंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको लिमिट प्रोवाइड कराता है, तो क्या ये ऑप्शन सही है? इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है? ये तो अब देखिए इसमें से आपका ऑप्शन क्या, 1, जैसा कि यूपीएससी 2023 में जो ये कारनामा करना शुरू किया था, नॉन ऑफ दीज, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, यानी ये क्या होगा, 3 में से कौन सा तीनों सही है, 2 में से कौन से 2 सही हैं, वी डोंट नो। तो इसका जो आपको देखो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नन, यानी क्या हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? तो देखो बात हमारा कर रहा है क्या, पहला ऑप्शन देखो हमारा क्या कहता है कि जब भी इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, और डिसीजन इलेक्शन का जो डिसीजन डेट है उसके पहले अगर सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं कर सकती है, ये इनवैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकती है जबकि उसका रिजल्ट नहीं आ जाए। जब तक कि रिजल्ट नहीं आए तब तक कि इन केसेस में क्या हो सकता है, बिफोर डेट नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, इनवैलिड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका पहला गलत। चलते हैं हम अपने दूसरे पे। दूसरा क्या कहता है, जब प्रेसिडेंट होता है उसके प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको ऑफकोर्स पोस्टपोन कर देंगे और लोकसभा असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी, तो क्या उन मेंबर को वापस से वोट करने का अधिकार होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो जाहिर सी बात है मेंबर की जो वोटिंग है राइट्स है वो सीज कर ली जाएगी। आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते क्योंकि आप मेंबर अब है ही नहीं, तो कैसे कर सकते हैं। थर्ड कहता है कि देखिए जो बिल है प्रेसिडेंट के सामने जो लाया जाएगा वो क्या कह रहा है, लिमिट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफ कोर्स हमें पता होगा कि कोई भी जब बिल पास होती है तो पहले लोकसभा में आती है फिर राज्यसभा में आती है, और लोकसभा राज्यसभा से दोनों में अगर मेजोरिटी से पास हो जाती है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए एक 14 दिन का टाइम होता है और वो दिन पीरियड आप उनको साइन करना होगा, नहीं तो नहीं साइन करना होगा। नहीं साइन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, उनको वापस से रिटर्न में भेजा जाता है, और रिटर्न में तो उनको ऐसा क्या सकता है, मैंडेटरी होती है साइन करने के लिए। तो देखिए ये भी जो है क्या कह रहा है कि प्रिस्क्राइब द लिमिट विच ही हैड नॉट बी डिक्लेयर हिज असेंट, ये कह रहा है लिमिट प्रोवाइड किया गया, तो ऐसा नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमें पता होगा, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रपति कह सकते हैं उनके पास एक पावर होती है, पॉकेट वीटो पावर होती है कि वो अपना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो नोबडी कैन आस्क हिम कि वाई ही डिडेंट साइन येट ऑन द बिल, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट सही नहीं है हमारा, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन जो कह रहा है फाइनेंशियल बिल और मनी बिल से रिलेटेड कह रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है, बताइए तो फटाफट। अब कह रहा है देखो पहला स्टेटमेंट कि लोकसभा जो कह रहा है वो ट्रांसमिट करता है फाइनेंशियल बिल को राज्यसभा में, ठीक है। इट कैन बी अमेंडमेंट और रिजेक्ट द बिल, क्या राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि वो बिल में सुधार की मांग कर सकता है या बिल को रिजेक्ट कर सकता है अगर लोकसभा से पास हो गया फाइनेंशियल बिल। तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है लोकसभा कह रहा है ट्रांसमिट करता मनी बिल को राज्यसभा, इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन। देखिए कितना क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है कि लोकसभा से अगर पास कर दिया गया मनी बिल को, धन विधेयक को राज्यसभा में, और राज्यसभा क्या करेगा कि उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है या उस बिल को अमेंड करने की मांग कर सकता है या सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, यानी कि बस बता सकता है कि आप ऐसा सुधार कीजिए, ठीक है। बाकायदा लोकसभा मानता है या ना मानता है ये तो लोकसभा की मर्जी पर होता है, ठीक है। तो हमें पता होगा कि ये स्टेटमेंट होगा। तीसरा स्टेटमेंट पे आते हैं इन द केस ऑफ ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा राज्यसभा, अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट है किसी भी बिल को लेकर के, कोई भी बिल आई है
पार्लियामेंट में। तो क्या करा, देयर इज नो सिटिंग फॉर मनी बिल बट सिटिंग फॉर द बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल बिल। क्या करा कि मनी बिल के लिए हम सिटिंग नहीं कर सकते, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है, जिसको जेपीएससी कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक है। यह सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बिल के बुलाई जा सकती है, मनी बिल के लिए नहीं बुलाई जा सकती। तो कौन सा स्टेटमेंट आप इसमें से सही होगा बताइएगा। देखो तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ओनली वन, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका, तो वो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमें पता होगा कि आपका जो मनी बिल है वो पास होता है लोकसभा से राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन का हक होता है, बका उसके बावजूद अब लोकसभा मानती है उनके एक रिकमेंडेशन को या नहीं मानती है, ये उनके ऊपर है। बस वो सलाह दे सकते हैं कि ये चेंज कीजिए, लोकसभा मानना है मानेंगे, नहीं मानना नहीं मानेंगे, उनको फिर पास करना ही पड़ेगा राज्यसभा को, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि लोकसभा को जब फाइनेंस बिल को राज्यसभा में पास कर दिया तो इट कैन अमेंड और रिजेक्ट, नहीं, फाइनेंशियल बिल को भी राज्यसभा अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे स्टेटमेंट कैसे गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, हमें पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका जेपीएससी होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट सिटिंग जो होती है, वो आपको पता होना चाहिए किस पे होती है, ऑर्डिनरी बिल, आम विधेयक जो है उस पे होती है, और क्या कह सकते हो फाइनेंशियल विधेयक पे होती है, ठीक है। फाइनेंशियल पे ही होती है, वित्त विधेयक और आम विधेयक पे होती है, ठीक है। लेकिन मनी बिल पे नहीं होती है, ठीक है, धन विधेयक पे नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है, और उसके बाद राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं होता, बस वो रिकमेंड कर सकती है, सलाह दे सकती है। मानना है लोकसभा को तो माने, ना मानना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका ये पहला ही सिर्फ सही होगा, जो कि आपका सेकंड है, ठीक है। चलते हैं अपने 8 क्वेश्चन पे। देखो शेड्यूल एरिया के बारे में कह रहा है, इंडिया में जो बहुत सारे शेड्यूल एरिया हैं उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कह रहा है स्टेट जो है ये कौन नोटिफाई करता है शेड्यूल एरिया को, शेड्यूल एरिया कहाँ है नहीं है ये कौन बताएगा, राज्य सरकार बताएगी राष्ट्रपति को, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये। दूसरा कह रहा है कि अब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है शेड्यूल एरिया का, जो जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गए वो आपका सब डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो कि वो डिस्ट्रिक्ट है, ये लोअर सबसे लोअर कौन सा है, वो विलेज हो सकती है या ब्लॉक हो सकती है, शेड्यूल एरिया का सबसे छोटा यूनिट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है चीफ मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री है वो क्या एनुअल समिट रिपोर्ट सबमिट करती है, क्या यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन होम मिनिस्टर के पास, जो आपका गृह मंत्री है उसके पास, क्या कह सकते हो आपका एनुअल आपका क्या सबमिट, एनुअल आपका जो रिपोर्ट है वो सबमिट करती है शेड्यूल एरिया का, कितने शेड्यूल एरिया में क्या क्या काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये किसको सबमिट करती है, होम मिनिस्टर को सबमिट करती है, या आप देख लीजिए राष्ट्रपति को सबमिट करती है, या पार्लियामेंट में शायद सबमिट होता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइएगा। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप देख लो, इसका आंसर हो जाएगा, क्या कहते हो एक सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑल थ्री, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। एक आपका 2023 में उसमें एक और ऑप्शन ऐड था जिसमें कह रहा था कि क्या उसमें एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में कभी भी कहीं भी आप कोई भी पूरे देश में कहीं भी शेड्यूल एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड इलाका है, वहाँ सरकार खेती करने का परमिशन नहीं देती है, ठीक है। कहीं भी आपका देख लीजिए नहीं होगी, जैसे कि आप झूम का फार्मिंग कर सकते हैं, झूम कल्टीवेशन कर सकते हो, वो नहीं देगी आपको खेती करने का अधिकार, ठीक है, क्योंकि वो आपका शेड्यूल एरिया है, रिजर्व एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो वहाँ नहीं देगी, ठीक है। चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पे। देखो फटाफट 9th क्वेश्चन को बताओ कि आर्टिकल 335 क्या कहता है। देखो इसका बेसिक्स आंसर होगा कि भाई आर्टिकल 335 जो है वो टर्म ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं डिफाइन करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो बचा आपका एक स्टेटमेंट, वो डिफाइन करती है मेंटेनेंस ऑफ इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रशासन है उसका मेंटेनेंस को डिफाइन करती है, ठीक है, याद रखिएगा मेंटेनेंस को डिफाइन करती है, एफिशिएंसी को नहीं डिफाइन करती है, ठीक है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सीधा गलत, पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, सिंपल है। चलते हैं हम अपने 10 क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन कह रहा है होम गार्ड को लेकर के, होम गार्ड देखिए जो है वो किसके अंडर आता है, क्या कह रहा है, होम गार्ड जो है वो अंडर एक्ट
एक आता है होमगार्ड एक्ट आता था जो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो होमगार्ड है वो ऑक्सिलरी फोर्स है जो पुलिस को मेंटेन करती है इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस को जो है क्या कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्टल एरिया है और ये बॉर्डर विंग होम गार्ड्स हैं, बटालियन है, वो क्या कर सकते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं सम स्टेट में क्या कर सकते हो प्रिवेंट कर दिया गया, किसी किसी स्टेट में किसी किसी स्टेट में नहीं है, ऐसा है क्या। तो आपका 3 ऑप्शन है, तीनों का प्लीज़ बताते जाइएगा। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका ओनली 2 होगा। ओनली 2 कैसे होगा सर, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि द करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या कह रहा है, सजेस्ट करता है कि होम गार्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इंस्टेड दे आर रेज्ड टू मेंटेन द रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट एंड रूल। ये आता तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है, लेकिन उसके बदले में क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, ठीक है। अब आगे स्टेट गवर्नमेंट होमगार्ड की बात कर लिए, तो होमगार्ड क्या करता है, मेंटेन करता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी, वो तो पता है पुलिस को, ठीक है। जहाँ कहीं राइट हो गई, नेचुरल डिजास्टर होगा, कहीं दंगा हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो ऑफकोर्स इमरजेंसी के लिए किसको बुलाया जाता है, सबसे पहले जो बुलाया जाएगा वहाँ पर होमगार्ड रहेंगे, तो होमगार्ड को ही वहाँ बुलाया जाता है। कहीं भी दंगा हो गया वहाँ पर संभालने के लिए मोर्चा को, ऑफकोर्स पुलिस को इंटरनल सिक्योरिटी हेल्प करती है वो, ठीक है। अब बॉर्डर विंग होमगार्ड की बात करते हैं। जो बॉर्डर विंग होमगार्ड है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं या कोई कोस्टल एरिया पे रहते हैं। स्टेट के किसी भी जोन में आपने विंग होम गार्ड को नहीं देखा होगा, यहाँ से सीधा प्रस्तुत है बॉर्डर होम गार्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, आपका ओनली 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द एक्शन अंडर द रिकवर्ड, वो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट पुलिस जो है वो एक्ट 1923 में लाया गया था, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया इन्वायरमेंट और अदरवाइज जो भी हैं 1872 के पास जो पुलिस आई थी वो कौन सा इंगेज थी, वो अपने ड्यूटी के लिए उनको उसमें दिया गया था कि उनके अपने ड्यूटी काम कैसे करने उसमें इंगेज था। या एक थर्ड है जो कहता है सेलिब्रेटेड गन फायर यानी आर्म एक्ट 2029 में आया था जो पर्सनल सेफ्टी की बात करता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्टली मैच है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 2, केवल दोनों सही है। कौन से 2 सही हैं सर, देखिए तो कहता है कि पहला पेयर है जो सही है, कहता है अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के पुलिस के यूनिफॉर्म कह सकते हो वर्दी का धारण करता है या कोई मिलिट्री का धारण करता है तो वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है हमारा, क्योंकि ऑफ कोर्स कह रहा है कि जानते हुए भी मिसलीड करना पुलिस को या मिलिट्री को, वो जो एविडेंस एक्ट 1872 में आता है, 1923 में आता है, वो तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, सेलिब्रिटी गन फायर जो है वो कह रहा है विच कैन बी डेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, जैसे आर्म्स एक्ट है, किसी भी व्यक्ति को अगर उसके सेफ्टी के लिए उसको गन अगर रखने का अधिकार है, हथियार रखने का अधिकार है, लेकिन वो हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के लिए तो हार्मफुल हो सकता है ना, क्योंकि आजकल देखा गया है कि कभी भी आप एग्रेशन या गुस्से में कुछ भी स्टेप ले सकते हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि इसमें सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड 2002, वो सही है। और या दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट कि साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग इज 600 मिलीमीटर टू 400 मिलीमीटर, ये सही है। आप लोग मुझे रेशियो बताइए, तो हमारा जो तिरंगा है उसकी रेशियो क्या है, ये आपका देखिए थर्ड स्टेटमेंट भी है कि हमारा जो तिरंगा है उसकी रेशियो देखिए, कह रहा है हमारे जो तिरंगा है उसकी लंबाई जो है आपका 3:2 है, क्या 3:2 है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा वो देखिए, तो आपका यहाँ पे सिंपल हो जाएगा कि आपका देखिए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट, एक सेकेंड, क्या कह रहा है आपका पहला हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। कैसे है सर,
देखिए कह रहा है ये जो 2002 था उसमें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है वो अभी नहीं है सर, ठीक है। वो आपका उसमें ये कहा गया था कि वो स्टैंडर्ड साइज है इतना है, ये तो नहीं है सर, ये पहला आपका गलत हो जाएगा। हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है वो आपका यही है, ठीक है। 3:2 ही है हमारा, ठीक है। यानी जो कहता है हमारा जो कह सकते हो लंबाई है, हाँ सॉरी, हमारा जो चौड़ाई है वो लंबाई से कम 1.5 मीटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 1.5 मीटर बड़ी होनी चाहिए, इसीलिए आपका 3:2 होता है, ठीक है। चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जननी सुरक्षा योजना जो है वो किसके द्वारा लाया गया था। क्या कह रहा है, ये मदरहुड को सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का है, या ये रिड्यूस करता है मैटरनल और न्यू ऑटर्नल अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वोमेन, या इसका एम क्या है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वोमेन, यानी जो गरीब महिला है उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको प्रमोशन किया जाता है, उनको क्या कर सकते हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, ये है। या कोई बच्चा है जो सिक है, बीमार है, अगर 1 साल का कम एज के कोई बच्चे हैं वो बीमार है, उसके लिए है स्कीम। किसके लिए स्कीम है बता दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 3, यानी डी आंसर हो जाएगा। केवल 3 ही सही है इन सब में से, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। 14 क्वेश्चन कहता है इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम है वो लार्जली फोकस कर रही है किस पर, प्रिवेंटिव पर, प्रोमोटिव पर और रिहेबिलिटेटिव केयर पर, सॉरी रिहेबिलिटेटिव केयर पे, किस पे, तो किस पे ध्यान दे रही है ये बताना है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच द हेल्थ एंड केयर डिलीवरी स्टेट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विस। क्या कह रहा है, हेल्थ जो है सबसे पहले हेल्थ ही आपका प्रायोरिटी, क्या हेल्थ को सबसे पहले वही जिम्मेदार है आपके स्वास्थ्य सर्विस के लिए, हेल्थ सर्विस के लिए। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका दोनों स्टेटमेंट सही होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ the central government had duty to protect the state from the internal disturbance। क्या केंद्र सरकार के पास अधिकार है हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस, राज्यों की जो लड़ाई होती है उसमें प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द लीगल काउंसिल फॉर अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर द प्रिवेंशन डिटेंशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा प्रोवाइड नहीं करता है किसी को लीगल क्या वकील, जब किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ शक के आधार पर कि ये समाज में अराजकता फैला सकता है, तो क्या उस व्यक्ति को लीगल वकील का अधिकार है। और थर्ड क्वेश्चन कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2022 कह रहा है कि पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। कह रहा है कॉन्फेशन ऑफ एक्यूज, जो थाने में या पुलिस के द्वारा जो भी कॉन्फेशन की जाती है आरोपी का, वो पुलिस उसको सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है सही है बताइए। देखिए यूपीएससी जो है आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, ठीक है, क्रिमिनल लॉ के ऊपर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर ओनली 2 होगा, ठीक है। केवल 2 ये सही है। केवल ये कैसे सही है सर, तो देखिए एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन हमारा कहता है कि अकॉर्डिंग टू जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट है वो क्या कह रहा है, उसका ड्यूटी है कि आपको इन सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी 2 राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होती है, मतभेद होता है, तो उसको क्या कर सकता है, उसको सॉल्व करने का अधिकार है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और कौन से आर्टिकल में आता है, 355 में आता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा 356 यानी 356 क्या है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट कहता है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत इसलिए है क्योंकि कह रहा है किसी भी व्यक्ति को अगर उसको शक के आधार पर उसको अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को ये कम से कम अधिकार है कि वो अपने लिए वकील रख सके और वो उस वकील को कोर्ट में पेश हो सके, अपने लिए वकील रख सकता, प्रोवाइड कर सकती है सरकार लीगल कंसल्ट, ठीक है। ये आपका आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 22 में आता है, आपको याद होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब टेररिज्म जो 2022 है उसमें ये कहा गया है, बिल्कुल ही सही है ये, कि हमारा जो पुलिस है वो कभी भी कह सकते हैं उसको यूज़ कर सकता है एविडेंस को, जो भी उसके खिलाफ जो भी आरोपी है उसके खिलाफ अगर मिला है तो उसको एज ए एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट से हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन पे।
लास्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, नॉमिनी कौन कौन इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव को। तो देखिए क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ द नॉमिनेटेड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या दोनों हाउस का जो नॉमिनेटेड मेंबर, अब तो एक ही हाउस के नॉमिनेटेड मेंबर है ऑफकोर्स, क्योंकि लोकसभा में एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो सिर्फ राज्यसभा में। तो क्या मतलब नॉमिनेटेड हाउस में जो मेंबर है वो वोट करते हैं और स्टेट विधानसभा के जो भी राज्य हैं उसके वोट करते हैं उनको। ये दूसरा कह रहा है हायर द नंबर ऑफ इलेक्टेटिव असेंबली सीट हायर इज द वैल्यू ऑफ एच MLA, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा MLA की वैल्यू होगी एक वोट की। क्या ऐसा कह रहा है? या तीसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ द तीसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ द ईच MLA ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के जो MLA की वोट है वो केरला के MLA से ज़्यादा है, या कह रहा है कि MLA जो पौंडीचेरी है उसका ज़्यादा है, क्या कह सकते हो, अरुणाचल प्रदेश से, बिकॉज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द पौंडीचेरी इज ग्रेटर देन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। ऐसा है क्या? तीन सब में से मुझे आंसर बताइए। हालांकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से बेसिक है आपका कि पहला स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट लाता हूँ, पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत हो जाएगा। सीधा सीधा गलत कैसे होगा सर? तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए हमारा जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसमें नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करता है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर को ये अधिकार होता है कि वो वोट करे, ठीक है। तो ये पहला गलत। दूसरा आपका सही हो जाएगा क्योंकि हायर द वोटिंग का अधिकार है तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा। ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि करंट पॉपुलेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि MLA जो मध्य प्रदेश का है वो ग्रेटर होगा किससे? केरला से। ये हम करंट पॉपुलेशन के रेशियो बता सकते हैं। ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द वोट उस पर डिपेंड करेगा, नहीं। उसका जो MLA है अरुणाचल प्रदेश का, ये पौंडीचेरी का, उसके पॉपुलेशन पे वोट डिसीजन होगा कि किस पॉपुलेशन के बेस्ड पे वहाँ पर क्या किया गया है, विधायक बनाया गया MLA। तो ओवरऑल क्या कर सकते हैं, ओवरऑल हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली वन, केवल एक सही होगा, ठीक है। तो ये रहा 2023 का UPSC प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन का, ठीक है। अब हम चलते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और देख लीजिएगा इसके बाद मैं हिस्ट्री का भी लाऊंगा, अगर आप कह सकते हो तो इसके, और प्रीवियस ईयर का लाना है तो प्रीवियस ईयर का भी डिटेल एनालिसिस लाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।